Hello everyone, in this video lecture we will discuss about the trend of atomic radii in d block element. We will also discuss about the metallic character, melting point and enthalpy of atomization of d block elements. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डी ब्लॉक है वो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसीलिए जो हमारा बेसिक ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का, जैसे हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती जाती है, तो उसी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो रेडियाई होगी, चूँकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है, तो इनकी रेडियस भी आप कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के इंटरमीडिएट लाई करती है। यानी कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट है उनसे तो साइज में छोटे होते हैं अगर एक पर्टिकुलर पीरियड की बात की जाए, वहीं अगर हम इनकी कंपैरिजन करें पी ब्लॉक एलिमेंट से तो उनसे इनका साइज ज़्यादा होता है अगर वे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स की बात की जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट से तो साइज में छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉल साइज है इनका, वहीं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपैरिजन में इनका जो साइज है वो लार्ज होता है। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि किस तरीके से जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, मेटेलिक करैक्टर का, मेल्टिंग पॉइंट का और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का, किस तरीके से इनमें वेरिएशन आते हैं ऑन गोइंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एटॉमिक रेडियस के लिए मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे डिफरेंट जो हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज़ हैं। तो एटॉमिक रेडियाई की अगर हम पीरियड्स के रिगार्डिंग बात करें तो जो जनरल ट्रेंड होता है कि लेफ़्ट से राइट मूव करने पे किसी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती रहती है। तो वही ट्रेंड हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर सकते हैं, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पर्टिकुलर पीरियड एटॉमिक रेडियाई बिकम डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे एटम में अगर हम कहें कि हम लेफ्ट से राइट आ रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से जो इंटरेक्शन है प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिससे जो साइज है वो श्रिंक करता जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो जो ये लाइन है जो वाइट कलर से, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए है, हम बेसिकली कह सकते हैं इसको। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में अगर हम ट्रेंड देखें तो जैसे जैसे हम स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम से लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है उसका साइज डिक्रीज़ कर रहा है। बट इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो डिक्रीमेंट है वो कम होता जाएगा जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। और अगर हम लास्ट मेंबर की बात करें तो जो एटॉमिक रेडियस है वहाँ पे वो इंक्रीज कर जाएगी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल ट्रेंड है इसमें, जो जनरली ऑब्जर्व नहीं होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में आप ऐसा देख सकते हैं कि लेफ्ट से राइट आने पे पहले तो डिक्रीज हो रही है, एमएन के लिए एक्सेप्शनली हाई है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि रेडियस में इंक्रीमेंट आता है, देन फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करता है और लास्ट के एलिमेंट में फिर ये इंक्रीज कर जाता है। तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, इनकी एटॉमिक रेडियाई जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर हम स्कैंडियम के लिए ही मेंशन करें जो फर्स्ट मेंबर है इसका, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 4s2 एंड 3d1। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि जो वैलेंस शेल है और पेनल्टीमेट जो शेल है इनमें इलेक्ट्रॉन्स आप कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन्स को हमें देखना पड़ता है। बट अगर हम बेसिकली बात करें इनकी रेडियस की तो इनका जो साइज है वो आउटर आप कह सकते हैं कि शेल से, यानी कि आउटर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसी से मेज़र होगा कि कितना इसका इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी का, तो वही इसकी रेडियस है। तो अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से देखें, जिस तरीके से हम बेसिकली स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं कि सेंटर में न्यूक्लियस है, देन फर्स्ट शेल हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। फर्स्ट शेल में आपको पता है खाली s सब शेल प्रेजेंट होती है, यानी कि 1s2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस तरीके से। देन सेकंड शेल की बात की जा सकती है। सेकंड शेल में जैसा कि हम लोगों को पता है कि 2 सब शेल प्रेजेंट हैं, यहाँ पे 2s2 और 2p6 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो
यहाँ पे एस के लिए तो इलेक्ट्रॉन को इसी से दिखा देते हैं, इसी कलर से शो कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें पी इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो उसके लिए हम वाइट कलर को यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस के हैं, उनको अलग शो कर दिया यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम शेल की बात करें, थर्ड शेल की, तो वो इसके बाद हमारे पास थर्ड शेल है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 3 सब शेल्स होती हैं बेसिकली। हमारे पास 3s2 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। देन हमारे पास 3p6 है, 3p6 के इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से शो कर सकते हैं 4 5 10 6। तो इस तरीके से हमने डी के लिए स्पेस को अभी वैकेंट छोड़ दिया है। और इसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हैं हम वो 4th शेल में जाएगा बेसिकली। अगर हम देखें स्कैंडियम के लिए तो इस तरीके से हम इसकी 4th शेल को शो कर सकते हैं। तो 4th शेल में चूँकि आप देख रहे हैं कि 4s2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे शो कर सकते हैं इस तरीके से बेसिकली। तो अब यहाँ पे देन हम क्या करते हैं, जो डी इलेक्ट्रॉन है उसको फिल करते हैं। डी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इस तरीके से एक हम शो कर सकते हैं। तो जैसे जैसे अब आप देखेंगे कि हम डी इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम की तरफ जैसे हम मूव करते जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जो हमारे पास ये 3D वाली जो केस है यहाँ पे। तो इससे होता क्या है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आप कह सकते हैं प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे न्यूक्लियस में, जिससे इनके बीच में इंट्रैक्शन ज़्यादा होता जाएगा और ये श्रिंक होता जाएगा और जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो और क्लोज आ जाएंगे, जिससे कि इनके साइज में आप कह सकते हैं जो एटॉमिक रेडियस है उसमें डिक्रीमेंट आता रहेगा। बट जब हम अगर बात करें Mn की, तो Mn में चूंकि हाफ फील्ड हो जाता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन मेटेलिक आप कह सकते हैं कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए नहीं जाते हैं। स्टूडेंट बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे जो हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं वो मेटेलिक रेडियस की बात की जाती है। आपने लास्ट लेक्चर्स में देख रखा है कि एटॉमिक रेडियस को हम क्लासीफाई करते हैं मेटेलिक रेडियस में, कोवेलेंट रेडियस में, वॉन डेर वाल्स रेडियस में। तो चूंकि ये मेटल्स होते हैं तो इनके लिए मेटेलिक रेडियस की बात की जाती है। और मेटेलिक रेडियस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं और बेसिकली देखा जाता है कि एक एटम दूसरे एटम से कितना क्लोज है। तो उनकी जो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है उसका हाफ जो होता है वो बेसिकली मेटेलिक रेडियस होती है। तो यहाँ पे जितना क्लोज आएगा आप कह सकते हैं, जितने हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे उतनी रेडियस कम होती जाती है। और आप एक ट्रेंड ये देख सकते हैं, अगर मेटेलिक बॉन्डिंग वीक है तो वहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो Mn में होता क्या है कि एक तो मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं, मेटल आप कह सकते हैं कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट अभी हम आगे देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी काफ़ी कम होता है, एटोमाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो एक एटम दूसरे एटम से काफ़ी दूर रहता है बेसिकली Mn में, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन जो है वो डिफरेंट है। बट बाकी जो मेंबर्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट में अगर हम मूव हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है, देन लास्ट में इंक्रीज हो जा रही है, तो उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे मेंबर्स को इंक्रीज करेंगे तो स्टार्टिंग में तो आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन है उनके बीच में इंट्रैक्शन बढ़ेगा, जिससे कि क्या होगा, साइज श्रिंक होता जाएगा। बट जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे और इनका नंबर बढ़ेगा तो ये आपस में रिपल भी करने लग जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ये जो शेल है ये आप कह सकते हैं कि एक्सपेंड हो जाएगी और हमारे पास जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो लास्ट के मेंबर है कॉपर और जिंक, वहाँ पे आप देखते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं पॉपुलेशन हो जाती है उस शेल में, जिससे ये जो थर्ड शेल है ये इंक्रीज हो जाता है इसका साइज, जिससे कि जो एटॉमिक आप कह सकते हैं कि जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से इनके एटॉमिक रेडियस को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले तो वो डिक्रीज करता है, देन लास्ट में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसी से सिमिलर ट्रेंड हम लोग यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर है, यहाँ पे ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है और जो लास्ट वन है ये हमारे पास यहाँ पे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के मेंबर हैं। तो दोनों सीरीज़ में हम ये ट्रेंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेफ़्ट से राइट अब जब हम मूव कर रहे हैं तो पहले तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, देन लास्ट में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सेम एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे भी। बट यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट सीरीज़ से सेकेंड सीरीज़ के बीच में जो चेंज है
मेंबर्स में वो बहुत ज़्यादा है। बट थर्ड सीरीज जो सेकंड सीरीज में अगर आप देखिए ट्रांजिशन सीरीज में, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एटॉमिक रेडियाई में। आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियस यहाँ पे हमारे पास है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम देख सकते हैं कि जैसे हम सेकंड सीरीज़ की बात करते हैं, अगर हम इसी ट्रेंड को आगे मूव करें, तो अगर हम यूट्रियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसी में करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, 3d10 के बाद 4p6, देन 4p6 के बाद आप कह सकते हैं कि 5s2, और 5s2 के बाद आप देख सकते हैं 4d1। तो यूट्रियम का बेसिकली आप देखेंगे तो जो एटॉमिक नंबर है वो 39 है, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 10, then 20, 30 और 36, 38, then 39। तो इस तरीके से यूट्रियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन किया जाता है। अब अगर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें और उसमें हाफमियन का अगर हम देखें जिसका 72 एटॉमिक नंबर है, और इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करें तो 1s2, 2s2 सिमिलर हम यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हाफमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 14 जो f इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका प्रेजेंस यहाँ पे आ जाता है, यानी कि 4f14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो और हम ये कह सकते हैं जो f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका शील्डिंग इफेक्ट जो होता है बहुत ही बेकार होता है, ये शील्डिंग नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि 6s2 और जो 5s है ये और क्लोज आ जाते हैं न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के क्लोज आने की वजह से इनमें जो एटॉमिक रेडियस बढ़ना चाहिए था जिस रेशियो में, उस रेशियो में नहीं बढ़ पाता है। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें तो इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंज है, क्योंकि f इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होता है, इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। बट अगर हम बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की तो यहाँ पे f इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, और f इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होने से क्या होता है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो उतना नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो इनका शील्डिंग इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये न्यूक्लियाई के पॉजिटिव चार्ज को कैप्चर नहीं कर पाते हैं बेटर वे में, जिससे क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाती है न्यूक्लियस से, जिससे कि जो एटॉमिक रेडियस है वो श्रिंक हो जाती है। तो ये बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज पे जब हम जाते हैं तो साइज अप्रोप्रिएट अमाउंट पे इंक्रीज करते हैं, बट सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से जब हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की तरफ मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई हैं वो उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाती हैं। अब अगर हम बात करें इनके मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में तो मेटेलिक कैरेक्टर का डिस्कशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है हमारे पास बेसिकली वो मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। अगर हम मरकरी की बात को छोड़ दें जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, तो उसके अलावा सारे के सारे सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और सारे के सारे क्या है मेटेलिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर शो करने के पीछे जो मेन रीज़न है वो इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। इनमें बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेसिकली आप देखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनमें मेटेलिक बॉन्डिंग हो पाती है और ये मेटल की तरह बिहेव कर सकते हैं। जो इनमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं या जो डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ मेटेलिक बॉन्ड से लिंक्ड हो जाते हैं, और आप कह सकते हैं कि ये मेटल टाइप जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे डक्टाइल है, मेलिएबल है, कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो मेटल्स शो करते हैं वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक में वो शो करते हैं। अब अगर हम बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो चूँकि ये मेटेलिक कैरेक्टर्स को शो करते हैं इसलिए जो इनके मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सारे के सारे मेटल हैं ये, और इसीलिए इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा है। अगर बात करें इनके मेल्टिंग पॉइंट के ट्रेंड की, तो बेसिकली जो Hg है इसमें वो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, और जो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करने वाला एलिमेंट है वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करता है, और जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट शो करता है वो है Hg। तो बेसिकली जैसे जैसे इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कहते हैं कि इंक्रीज़ होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करते जाते हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करता जाता है। देन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट में भी ग्रेजुअल डिक्रीमेंट आना स्टार्ट हो जाता है। उसमें कुछ वेरिएशन आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट होते हैं, कि कुछ वेरिएशन या एक्सेप्शनल वैल्यूज हमको देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, तो यहाँ पे Mn का जो एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि जो लास्ट में जो जिंक
प्रेजेंट है उसके इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट हो जाता है। तो Mn का आप कह सकते हैं एक्सेप्शनली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उससे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो 4s2 यानी कि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें 3D की, तो 3D में इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आप कह सकते हैं कि अनपेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो 3D जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फील्ड हैं। हाफ फील्ड होने की वजह से आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ऑलमोस्ट इनर्ट आप कह सकते हैं कि ये हो जाता है, मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि इनके एटम्स के बीच में जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फोर्सफुली वर्क नहीं करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं एटम, जिससे इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। बाकी अगर आप देखें तो जो ट्रेंड है वो फिर से ग्रेजुअली डिक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं और आपको पता है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली होते हैं। तो पहले तो इंक्रीज करता है बट Mn का एक्सेप्शनली डाउन है क्योंकि इसके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। देन फिर से क्या करता है, ये ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो here we have a graph in which we describe the melting point of various d block elements। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास पहले इंक्रीमेंट हो रहा है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम में, फिर मैंगनीज का एक्सेप्शनली डाउन हो जाता है, काफ़ी कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट, देन फिर से वो ग्रेजुअली डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक इसी तरीके से जैसे जैसे हम सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में जाते हैं तो ये जो स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। यानी कि जब हम बात करेंगे टंगस्टन की तो वहाँ पे रेनियम से तो उसका ज़्यादा ही है, तो रेनियम में इतना ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि डिक्रीमेंट नहीं आता है मेल्टिंग पॉइंट में जितना यहाँ पे हमने Mn के केस में ऑब्जर्व किया था। तो Mn के केस में ज़्यादा डिक्रीमेंट है विद रिस्पेक्ट टू दी रेनियम। अब अगर हम लास्ट में बात करें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की, तो अगर एटोमाइजेशन एनर्जी की बात करें तो बेसिकली 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस स्टेट फॉर्म करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी सब्सटेंस के लिए या किसी एलिमेंट के लिए, वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आप उसको कह सकते हैं। तो इनके लिए चूँकि आपने देखा मेटेलिक करैक्टर है, मेटेलिक बॉन्डिंग हो रखी है इसमें, तो आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसका जो ट्रेंड होता है वो सेम होता है जो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट जो है वेरीज करते हैं इसमें, जिस तरीके से अभी हमने ग्राफ देखा था मेल्टिंग पॉइंट का, सेम ट्रेंड हमारे पास क्या होता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का होता है। हम आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इंक्रीज करती जाती है और देन उसके बाद मिड में, यानी कि जब हमारे पास हम मिड में पहुंच जाते हैं सीरीज़ के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। देन फिर जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होने लग जाते हैं हम ये कह सकते हैं कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी डिक्रीज करने लग जाती है। फिर से एक्सेप्शनली Mn के लिए ये काफ़ी कम होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और इसी तरीके से एक्सेप्शनल जो ट्रेंड्स हैं वो हमें और भी जगह देखने को मिलते हैं इनमें जब हम बात करते हैं अदर ट्रांजिशन सीरीज़ की। तो here we have a graph in which we describe the enthalpy of atomization of different d block elements। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम ट्रेंड है यहाँ पे भी जो एटोमाइजेशन एंथैल्पी का है, जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड था उसी तरीके से यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी ट्रेंड है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से एटॉमिक रेडियाई वेरी करती हैं, किस तरीके से मेटेलिक करैक्टर की बात की जाती है। डी ब्लॉक एलिमेंट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिससे मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं और ये एज अ मेटल की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं। देन मेल्टिंग पॉइंट, चूँकि मेटल्स हैं तो मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाएगी, ये मेल्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके। देन उसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो कि मेल्टिंग पॉइंट की तरह ही वेरी करती है, या आप ये कह सकते हैं जो ट्रेंड मेल्टिंग पॉइंट का है वही ट्रेंड हमारे पास इसमें एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी होता है। तो स्टूडेंट वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।